Hi everyone, welcome back to the channel. This is Ritik and you are watching my channel Due Commerce. So let us begin a new unit. Name of the unit is Trade of India, and please be focused in this particular unit because it will going to be a hectic one. थोड़ी सी मुश्किल भी होने वाली है, मुश्किल इन द सेंस कि याद रखने वाली चीज़ ज़्यादा है। और जो ये पार्ट्स आएंगे आपके ट्रेड ऑफ इंडिया के, इट विल बी 3 पार्ट्स इन टोटलिटी। कोशिश करूंगा कि 3 पार्ट्स के अंदर सारी चीज़ें कवर कर दूं। वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं इसको कवर करने के लिए। ये तीनों जो पार्ट होने वाले हैं थोड़े से लंबे होने वाले हैं, तो पहले ही बता दिया मैंने ताकि आप लोग पहले से ही एक काइंड ऑफ डिस्क्लेमर दे दिया है कि अपने अकॉर्डिंगली देखना भाई। अगर शॉर्टकट मारना चाहोगे कि भाई बहुत ज़्यादा स्पीड पे देख रहे हो, 1.5 पे देख रहे हो, नहीं समझ में आएगा, पहली बार ही पढ़ रहे हो, नहीं समझ में आएगा, ट्रस्ट मी ऑन दैट। अगर इंटरनेशनल बिजनेस कभी नहीं पढ़ा है जिंदगी में, ग्रेजुएशन में भी नहीं पढ़ा है, ऐसी तुक्के मार के आ गए या बना बना के लिख के आ गए, वो वाला सिनेरियो नहीं है यहाँ पे। समझना पड़ेगा। इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अच्छे से समझोगे, पढ़ोगे, लिखोगे। मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ कि तुम्हें अगर इन तीनों पार्ट में से पार्ट के बाद तुम्हें अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई इस चीज़ की जो हम पढ़ेंगे, तो फिर मेरा नाम बदल देना भाई तुमने ठीक है, और इससे ज़्यादा क्या ही बोलूँ। एनीवेज, तो कहना ये चाह रहा हूँ कि प्लीज़ फोकस के साथ देखना। 3 पार्ट आएंगे, पार्ट्स थोड़े से बड़े होंगे, मेरे लिए मुश्किल होगा सारी चीज़ों को कंपाइल करके तीनों पार्ट में लेकर आना, बट लेकर आऊंगा, शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। बाकी मेरा एक प्रैक्टिस क्रैश कोर्स चल रहा है, एज यू ऑलरेडी नो, माइट बी नोइंग। टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे इन्फॉर्मेशन है, अगर अच्छे से जानना चाहते हो तो वहां चले जाओ, अदरवाइज एक डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो डालूंगा, उसको भी देख लेना। उसमें प्रॉपर्ली मैंने बताया है, ठीक है, कि क्या कुछ उस प्रैक्टिस क्रैश कोर्स के अंदर तुम्हें मिलेगा फॉर सीयूटी पीजी एमकॉम एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एंड अगर आप लोग सिर्फ पीवाईक्यू वगैरह लेना चाहते हो, पीवाईक्यू की एक्सप्लेनेशन वाली ई बुक जो मेरी आ रही है, वो भी सिर्फ आप बाय कर सकते हो। उसके साथ मॉक्स भी आएंगे, वो भी बाय कर सकते हो। उसकी भी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, व्हाट्सएप चैनल पे भी। एनीवेज, विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। और स्टार्ट करने से पहले एक और छोटी सी चीज की लाइक कर दिया करो स्टार्टिंग में आते ही, सब्सक्राइब भी कर दिया करो अगर नहीं किया है। थर्ड चीज इज, आई होप सो कि आप उस प्लेलिस्ट का अच्छे से फायदा उठा रहे हो। उस प्लेलिस्ट यानी कि मेरी प्लेलिस्ट जो कि इस चैनल पे आपको अवेलेबल है, सीवीटी पीजी एमकॉम से रिलेटेड जो सिलेबस कवरेज की प्लेलिस्ट है, उसके अंदर ऑर्डर वाइज चीजें मैं लगा रहा हूँ। प्रॉपरली ऑर्डर वाइज करते जाओ चीजों को, और अपना मेनली अभी जो फोकस रखो ना, पता है किस पे रखो? सिलेबस कवरेज पे। मतलब ये बच्चे ना, मतलब आप लोग मे भी बाद में देख रहे होगे, अगले साल के लिए देख रहे होगे, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी करंटली अगर मार्च में आपका पेपर है और जनवरी चल रहा है, तो अभी फोकस रखो सिलेबस कवरेज के साथ साथ प्रैक्टिस पर भी, ठीक है। रिवीजन, सिलेबस कवरेज, प्रैक्टिस, तीनों चीजों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, तभी होगा। अगर ये सोच के बैठे हो कि सिर्फ सिलेबस कवरेज करेंगे, मुश्किल है, ठीक है। जल्दी क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज इट इज एक सिलेबस कवरेज वाली वीडियो है। चलो लेट्स गो, लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। अच्छे से समझना, ठीक है, लेट्स गो। तो हम पढ़ रहे हैं ट्रेड ऑफ इंडिया। बेसिकली इंटरनेशनल बिजनेस भी पढ़ेंगे, ठीक है, ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे, और ट्रेड से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, चाहे वो लीगैलिटी वाली, लीगल वाली हो, गवर्नमेंट रिलेटेड हो, या कौन अपने मिनिस्ट्री जो है हमारी, कौन सी वाली मिनिस्ट्री जो कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के जितनी भी चीजें वो निकालती है बाहर बाहर, इन द सेंस की पब्लिक को बताती है, तो कौन सा वो पर्सन है वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें हमें याद करनी होती है, और ये सारी चीजें हम करते चलेंगे धीरे धीरे। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले, लेट्स गो। सो व्हाट इज ट्रेड? ट्रेड इज बेसिकली द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किस चीज के लिए एक्सचेंज करते हैं? फॉर सम कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है? समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न का मतलब यहाँ पर क्या है कि भाई मनी के करके हम क्या करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं। यानी कि गुड्स दे रहे हैं, पैसा, गुड्स दे रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, या गुड्स ले रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, सिंपल एज दैट। तो वो ट्रेड होता है, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स। अब मैं जैसे ट्वेल्थ क्लास के बच्चे आते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि व्हाट इज कॉमर्स, बच्चों बताओ, तो वो नहीं बता पाते हैं। ये चीज आपने 11th 12th क्लास में सीखी थी, समझी थी, पढ़ी थी। व्हाट इज कॉमर्स? कॉमर्स इज नथिंग बट ट्रेड प्लस जो इस ट्रेड को सपोर्ट करती हो एक्टिविटीज, जिसे हम क्या बोलते हैं? एड्स टू ट्रेड, या एंसिलियरीज टू ट्रेड, या सेकेंडरी एक्टिविटीज, या सपोर्टिंग एक्टिविटीज विच रिलेट्स या विच सपोर्ट्स ट्रेड। उसी चीज को कॉमर्स बोला जाता है। इन दोनों को ऐड कर दो, कॉमर्स बन जाता है। ट्रेड इज व्हाट? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और उस एक्सचेंज को अच्छे से फैसिलिटेट करने के लिए जो चीजें आती हैं, जो सर्विसेज आती है, लेट्स से, वो तुम्हारी बन जाती है एड्स या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, और उन दोनों को मिला के बन जाता है कॉमर्स। तो एड्स के अंदर क्या चीजें आ जाती है बताओ? जैसे कि फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, है ना। ये सारी चीजें किसी ना किसी
हिंड्रेंस को हटाती है, ये हमने पढ़ा था और आप लोगों ने भी पढ़ा होगा 11th या 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज की बुक में, प्लस आपने अपने बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा, अगर पढ़ा होगा आपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है, तो आपको याद आ रहा होगा। तो ये काफी चीजें, ये जो सारी चीजें हैं हिंड्रेंसेस हटाती हैं कुछ कुछ चीजों का, ठीक है। स्टोरेज फैसिलिटी, ये वेयर हाउस वाला हो गया, टाइम रिलेटेड ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सारी चीजें है ना, ये तुम्हें पता होनी चाहिए, और इतने डीप डाउन नहीं जाऊंगा और इतना आता भी नहीं है उस लेवल का, और अगर आ गया तो यू कैन डू इट बहुत आराम से। ट्रेड समझ में आ गया क्या होता है। नाउ टाइप्स ऑफ ट्रेड के बारे में बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, इट इज इंपॉर्टेंट। इंटरनल ट्रेड होता है और इंटरनेशनल ट्रेड होता है। सर कहना क्या चाह रहे हो, अंदरूनी इंडिया के अंदर वाला ट्रेड को बोलते हैं इंटरनल ट्रेड, इंडिया से जो बाहर हो रहा है मतलब इंडिया अगर किसी और कंट्री के साथ कर रहे हैं तो उसे बोल देंगे इंटरनेशनल या फॉरेन ट्रेड, सिंपल एज दैट। बात करते हैं इंटरनल ट्रेड की या डोमेस्टिक या होम ट्रेड की। ट्रेड कंडक्टेड विद इन द नेशनल बाउंड्रीज इज बेसिकली द इंटरनल ट्रेड। अब इसके अंदर जो टाइप्स हैं, सब पार्ट्स हैं, दे आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कैसे, देखो, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। होलसेल ट्रेड में आप बल्क में खरीदते बेचते हो, रिटेल में आप क्या करते हो, आप बाय करते हो ताकि आप सामने वाले को बेच सको, तो स्मॉल क्वांटिटी में जनरली। तो यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटी आ गया और यहाँ पे आ गया बल्क में परचेज करना। दो तरीके की ट्रेड होते हैं इंटरनली अगर हम बात करें तो, ठीक है। ये ज्योग्राफिकल एरिया के बेसिस पे या फिर नेशनल बाउंड्री के बेसिस पे हमने बाइफर्केशन किया है। अलग अलग टाइप के बाइफर्केशन भी हो सकते हैं, अभी मैंने आगे लिखे हुए हैं, तो टेंशन नहीं लेनी, अलग अलग प्रकार की ट्रेड हो सकती है, इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, और वही हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ ट्रेड। सेकंड टाइप आता है ए कैटेगरी के अंदर ही इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। अगर हम इंडिया में बैठे हुए हैं और कुछ चीज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बाहर भी है, तो इट इज व्हाट, इट इज इंटरनेशनल ट्रेड, सिंपल एज दैट। हम गुड्स को बेच रहे हैं, वी आर, या फिर ऑफर कर रहे हैं सर्विसेज को बाहर, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल ट्रेड हो जाएगा, इजी। अब यहाँ पे भी कुछ इसको सब कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज सी जो पार्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंपोर्ट ट्रेड होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, बाय करते हैं। एक्सपोर्ट क्या होता है, जिसके अंदर हम बेचते हैं बाहर वालों को, बाहर वाले इन द सेंस जो हमारी नेशनल बाउंड्री है उसके बाहर वाले, उन्हें बेचते हैं, वो एक्सपोर्ट ट्रेड होता है। बेसिक सेंस में तुम्हें, मुझे पता है कि तुम्हें नाम से पता चल जाएगा कि ये क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करने की भी नीड नहीं है, इतना तुम इस लेवल पर हो अभी, है ना। एंटरपोर्ट या फिर री एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है, हम इंपोर्ट करते हैं फॉर एक्सपोर्टिंग पर्पस, है ना। अब जैसे कंट्रीज का अगर मैं एग्जांपल दूं तो सिंगापुर, दुबई, ये इंपोर्ट करते हैं टू एक्सपोर्ट, ये लगा लो, है ना। यानी कि फॉर एग्जांपल हमने भी अगर इंडिया ने कुछ इंपोर्ट किया है लेकिन उसे सामने बाहर किसी और कंट्री में भेजना है, जैसे कि श्रीलंका लगा लो या सिंगापुर लगा लो, तो हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करके वहां पे रुकता है 1-2 दिन वो माल, और फिर वहां चला जाता है, सामने चला जाता है जहां पे भी जिससे जाना है दूसरी कंट्री में। री एक्सपोर्ट ट्रेड या इंटरपोर्ट ट्रेड डन है, इजी है। थोड़ा सा जल्दी बोल रहा हूं इसलिए वो ऐसे से हो रहा है, लेकिन समझ लेना इजी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेसिस के ऊपर जो किया है हमने बाइफर्केशन, वो है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। जिस नेचर की वो ट्रांजैक्शन है उस टाइप का वो ट्रेड हो जाएगा। जैसे कि अगर हम गुड्स की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, विच मीन्स कि गुड्स को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हैं, वो बन जाता है विजिबल्स का ट्रेड। अगर हम सर्विसेज को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हैं, इनविजिबल का ट्रेड बन जाता है। ये तुमने पढ़ा है बीओपी के अंदर। अगर अभी तक बीओपी नहीं पढ़ा है, टेंशन मत लेना, थर्ड पार्ट के अंदर आएगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। बीओपी से शॉर्ट एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, एक क्वेश्चन 100%, मतलब जहां तक मैंने आपका पीवाईक्यू देखा है, एनालाइज किया है, बीओपी से संभावना रहती है, और जितना मैं जान पाया हूं आपकी टेस्टिंग बॉडी को। एनीवे, नेक्स्ट है बेस्ड ऑन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। जैसे कि पहले फिजिकली होता था, अब ई कॉमर्स, घर बैठे आराम से हम कर सकते हैं। और ई कॉमर्स के अंदर भी B2B है, बिजनेस टू बिजनेस, B2C, C2C, C2B, G2B। G2B का एक सवाल आया था, गवर्नमेंट का एक ई पोर्टल है ना, सवाल आया था ये लास्ट टाइम, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। स्टार लगा लेना, यहाँ से क्वेश्चन आया था, तो ये भी डन होता है। एम कॉमर्स, मोबाइल पे बैठे बैठे वही वाला सिनेरियो है। बेस्ड ऑन लीगल फॉर्मेलिटी, एक होता है फॉर्मल ट्रेड, एक होता है इनफॉर्मल ट्रेड। फॉर्मल ट्रेड का क्या मतलब है, विच इज रेगुलेटेड प्रॉपरली, जो भी हमारी अथॉरिटीज होती हैं जो निगरानी रखते हैं इन चीज़ों पे, तो प्रॉपरली रेगुलेटेड है। इस पे सारी कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ये सब चीज़ें लगेंगी, मतलब टैरिफ्स वगैरह भी लग सकते हैं, है ना। और सेकंड होता है हमारे पास इनफॉर्मल ट्रेड, जो कि जनरली बहुत फेमस होता है कहाँ पे, बॉर्डर एरियाज में,
है ना, इसमें कुछ लीगैलिटी की मतलब चीज़ों की डॉक्यूमेंटेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बॉर्डर एरियाज में इनफॉर्मल वे में होता है। डन। तो ये थे टाइप्स ऑफ ट्रेड, या फिर कह लो कि बाइफरकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ ट्रेड। इजी, यहां तक कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, ये तो तुम ऐसे ही आंसर कर लेते ना। अब आगे बढ़ेंगे मेन चीज पे, जो आज के क्लास की मेन चीज है, जो कि है आपकी इंटरनेशनल ट्रेड थियरीज। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बैठ जाना आराम से भाई, इत्मीनान से, और इनको समझ लेना। सारी नहीं करनी है अपने को, जो जो करनी है मैं बताऊंगा आपके सीवीटी पीजी एमकॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्या क्या याद रखना है वो भी बताऊंगा। उससे पहले छोटी सी बातचीत कर लेते हैं इंटरनल और इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। इंटरनल यानी कि नेशनल बाउंड्रीज के अंदर, इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, जो कि नेशनल बाउंड्रीज से बाहर हो रहा हो, ठीक है। बाउंड्री डन हो गया। करेंसी, यहाँ पे डिफरेंट करेंसीज हो सकती है, लेकिन यहाँ पे अपनी सेम करेंसी है भाई। अब मैं अगर किसी XYZ बंदे से दिल्ली आके कुछ ले रहा हूँ, ठीक है, मैं कहीं और बैठा हूँ, लेट्स से इंडिया में ही कहीं और हूँ, लेकिन दिल्ली आके ले रहा हूँ, तो क्या मैं उसे डॉलर दूंगा, या थाई बात दूंगा, या येन दूंगा जैपनीज, या चाइनीज युआन दूंगा, हाँ, या फिर USA का डॉलर दूंगा, या ऑस्ट्रेलियन डॉलर दूंगा, या कैनेडियन डॉलर दूंगा, क्या? और भी बताऊं कुछ करेंसी के नाम? और कौन सा रह गया? दिरहम दूंगा क्या? दुबई रिलेटेड उस तरफ है ना। और रुपया दूंगा क्या? इंडोनेशिया। और मुझे याद नहीं आ रहे, मेरे पास मलेशिया का, और कंबोडिया का, और चाइना का, नेपाल का क्या था भूल गया मैं, नेपाल का। इन सभी के नोट्स पड़े हुए हैं, मतलब मेरे छोटे भाई के पास, तो याद करके, मतलब मैं अगर मुझे याद आएगा कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा, ठीक है। एनीवेज, तो मैं बस ये बता रहा हूँ कि तुम्हें करेंसी के भी नाम याद रहने चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट इर्द गिर्द वाली करेंसीज के तो पक्का। चलो, एक्सचेंज रेट रिस्क होता है क्या इंटरनल ट्रेड में? नहीं जी, यहाँ होता है। गवर्नमेंट रेगुलेशन होती है क्या? यहाँ पे लिमिटेड है, यहाँ पे ज्यादा है, क्योंकि हम अलग अलग देशों में अभी व्यापार कर रहे हैं, तो हम दायरे में आ जाते हैं उस चीज के। डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे थोड़े से ज्यादा होते हैं। ट्रांसपोर्ट यहाँ पे शॉर्टर है, क्योंकि इंडिया के अंदर रहना है, यहाँ पे बाहर जाना है। रिस्क देख सकते हो यहाँ पे लो है, यहाँ पे ज्यादा हो जाता है। क्यों हो जाता है इंटरनेशनल ट्रेड में ज्यादा? अब इसको आप समझ सकते हो इंटरनेशनल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वाई वी नीड टू डू, या वाई पीपल वॉन्ट टू एंटर इनटू एन इंटरनेशनल मार्केट। क्योंकि भाई अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। इंडिया का जो मार्केट है, मान के चलो कि कैप्चर कर लिया उस पर्टिकुलर कंपनी ने, अब वो चाहती है अपने मार्केट को एक्सपेंड करना, दे विल गो आउटसाइड, है ना। तो बाहर जाएंगे वो, क्योंकि मार्केट एक्सपेंड हो जाएगा, प्लस में रेपुटेशन बढ़ेगी इंडिया में ही, और ओवरऑल भी, ठीक है, वगैरह वगैरह। बहुत सारे रीजंस होते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के, बट ये तो हो गए बेनिफिट्स। लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस करने के थोड़े से नुकसान भी है, वो ये हैं, ये रिस्क हैं वो। अगर हम फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश जाना चाहते हैं एस्टेब्लिश होने के लिए, हमारी कोई सब्सिडरी खोलने के लिए, क्या हम हो सकते हैं वहां पे? नहीं, बिकॉज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। क्या हम इस तरफ जा सकते हैं? नहीं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। श्रीलंका, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो हमारे ही बिजनेस का नुकसान है। प्लस करेंसी का जो फ्लक्चुएशन है, हमारे बिजनेस का नुकसान है। दे आर बेसिकली द रिस्क्स विच अराइजेस इफ वी डू इंटरनेशनल बिजनेस। सिंपल एज दैट। कितना सिंपल है बताओ। यही चीज हम करते हैं ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। एक होती है कैपिटल बजटिंग, एक होती है एमएनसी की कैपिटल बजटिंग। ये दोनों डिफरेंट कैसे हैं, डोमेस्टिक वाली कैपिटल बजटिंग और एमएनसी वाली कैपिटल बजटिंग? क्योंकि एमएनसी वाली में ये सारी चीजें, रिस्क जो होते हैं, ये इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उन रिस्क को कंसिडर किया जाता है, कंसिडरेशन में लिया जाता है, तब जाके कुछ कैपिटल बजटिंग वाला सिनेरियो हम वहां पे करते हैं, ठीक है। तो इट इज मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज इट इन्वॉल्व्स दोज रिस्क्स एज कंपेयर टू दी डोमेस्टिक कैपिटल बजटिंग, ठीक है। बस एक एग्जांपल दे रहा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, अगर तुमने अपने 5th सेमेस्टर या फिर पढ़ा हो 3rd 4th ईयर में। एनीवेज, तो इजी था ये, ठीक है। अब 2 मिनट का ले लो आराम। क्यों आराम लेना है? क्योंकि अब जो पढ़ने वाले हो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आराम के चक्कर में एक दो चीज बता देता हूँ, आराम भी मिल जाएगा और थोड़ा रिलैक्स भी हो जाएगा। वो एक दो चीज क्या थी, लास्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे। वो चीज थी आपकी की, एक होता है DGFT, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है। बंदा बोल लो कोई एक, आता है किस मिनिस्ट्री के अंडर? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ। ये सवाल एंट्री ने पूछा था एक बारी, याद रखना, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुम्हारे CUT PG में पूछा था, बट पूछ सकती है एनटीए,
मुश्किल नहीं है सवाल, तो ये आ सकता है सवाल, ठीक है ना। अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ये, पहली चीज तो ये, ठीक है। ये जो भी फॉरेन ट्रेड रिलेटेड चीजें आती हैं, पॉलिसीज आती है, उसे बताता है जनरल पब्लिक को, ठीक है। इम्प्लीमेंट भी करता है, फैसिलिटेट करता है, सपोर्ट करता है, वगैरह वगैरह। यहां से बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। एक क्वेश्चन है कि आपका एक वो आया था, एक निर्यात बंधु स्कीम आई थी, निर्यात बंधु स्कीम। निर्यात हिंदी में बोलते हैं, निर्यात किसको, एक्सपोर्ट को। एक्सपोर्ट इज बेसिकली निर्यात इन हिंदी। बंधु भाई बंधु वाला सिस्टम। तो निर्यात बंधु स्कीम क्या बोलती थी कि जो पोटेंशियल एक्सपोर्टर्स है ना, मतलब जो फ्यूचर में लग रहे हैं कि भाई हाँ कर सकते हैं, जो माल बना के इंडिया के अंदर बाहर भेज सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करना अच्छी बात है ना भाई, फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हमारे इकट्ठे हो जाएंगे, वगैरह वगैरह, बहुत बेनिफिट है। तो पोटेंशियल एक्सपोर्टर्स जो हैं, जो फ्यूचर में जाके बन सकते हैं एक्चुअल एक्सपोर्टर्स, उन्हें ट्रेनिंग दो, डेवलपमेंट प्रोवाइड करवाओ, उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करवाओ, ट्रेन करो, ट्रेनिंग, डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स, है ना। ये चीज करके कुछ आपका एक निर्यात बंधु स्कीम आई थी, ठीक है। तो एक्सपोर्टर रिलेटेड थी। प्लस इनके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे सेकंड वीडियो के अंदर, सेकंड पार्ट के अंदर, क्योंकि मैं वहां पर आपको यही थोड़ी मोटी स्कीम्स करवाने वाला हूं, इसमें या फिर थर्ड में, ठीक है। जो कि बहुत स्कीम्स चल रही है, थर्ड में पढ़ेंगे शायद से, इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023, जो कि करंटली ऑन गोइंग है, उसके बारे में, उसके अंदर आती है बहुत सारी स्कीम्स, तो वो थोड़ा पढ़ेंगे, वो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। और ये भी इंपॉर्टेंट था। डन हो गया, थोड़ा सा माइंड रिलैक्स हो गया, नहीं हुआ तो कर लो, क्योंकि अब घूमने वाला है, ठीक है। मैं भी रेडी हो जाता हूँ, फिर करते हैं अपन बढ़िया से थ्योरीज को रीड। करें, लेट्स गो, आ जाओ। देखो, इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज हैं, आपको कौन कौन सी करनी है बता रहा हूं अभी। उससे पहले ये क्लासिकल, न्यू क्लासिकल, मॉडर्न, ये क्या लिखा हुआ है ये समझ लो। क्लासिकल का ये मतलब समझो कि थोड़ा सा ओल्ड है, न्यू क्लासिकल ओल्ड और नया से नया के बीच में, और फिर आ गया मॉडर्न थ्योरी जो कि नई थ्योरीज है, ठीक है। अब आपको याद क्या क्या चीजें करनी है, पहले ये समझ लो। ईयर याद करने हैं, कौन सा कब आया जी। नाम याद करने हैं, दी किसने थी, नाम या ऑथर बोल लो, है ना। ये याद करने हैं, ये दो चीज सबसे ज्यादा मेन है। थर्ड चीज, अजम्पशंस याद करने हैं, ठीक है। और कंसेप्ट तो बेसिकली बच्चों करना ही है याद, याद नहीं मतलब समझना है कंसेप्ट तो, ठीक है। ये चार चीज आपको पक्का पक्का करनी है। अब इनमें से कौन सी नहीं करनी है पहले ये समझ लो। ये इनमें से आपको करनी है, नहीं करनी है ये वाली, आपको इसको आप याद कर सकते हो, मतलब नाम और ये नाम, बस इसका कंसेप्ट समझने की जरूरत नहीं है। ये नहीं करनी, ये नहीं करनी, अगेन। और ये आपका होमवर्क है, ग्रेविटी मॉडल, इसको आप जरूर करना, क्योंकि अगेन बोल रहा हूं दोबारा से, ग्रेविटी मॉडल ऑफ ट्रेड पूछा गया है एनटीए के द्वारा, लेकिन ये नहीं बताऊंगा कि कौन से एग्जाम में, कॉमर्स का ये एग्जाम था, ठीक है। तो चांसेस हो जाते हैं कि ग्रेविटी मॉडल आ जाए। कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, थोड़ा सा गूगल पे जाके बस लिख दोगे ना, पूरा आपका एक डेफिनेशन आ जाएगी, बस उसको लर्न कर लो, उसको समझ लो कि वो क्या बोल रही है। क्या किससे रिलेट करेगा, जीडीपी के साइज से, और डिस्टेंस डिटरमाइन ट्रेड वैल्यू, और जो डिस्टेंस है बिटवीन द टू कंट्रीज उससे। ये दो कंट्री है, इन दोनों की जीडीपी का साइज क्या है और डिस्टेंस क्या है, वो ऐसे बोल लो, वो डिसाइड करता है कि इन दोनों के बीच में ट्रेड होगा या नहीं होगा, ग्रेविटी मॉडल बताता है। बस ये सिस्टम है। एक बार थोड़ा सा रीड करना है इसके बारे में, होमवर्क है, ज्यादा चांसेस नहीं आने के, इसलिए साइड में कर रहा हूं, बाकी अपने को करनी है। कैसे करेंगे, लिख लिख के करेंगे, आराम से समझेंगे, मजा आ जाएगा, कभी नहीं भूलोगे, मेरी गारंटी है। करें शुरू, लेट्स गो। मर्केंटलिज्म सबसे ओल्ड थ्योरी, अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का भी क्वेश्चन अगर आ गया तो ऐसे ही आपको क्या करना है, लिखना है, ठीक है। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही गिवन है, ध्यान रखेंगे।
हाँ, क्रोनोलॉजिकल में ही गिवन है, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी लिख दिया मैंने। चलो करते हैं। मर्केंटलिज्म क्या है भाई? मर्केंटलिज्म का मीनिंग है कि हम किसी भी कंट्री की वेल्थ को ना कैसे माप सकते हैं, कैसे मेजर कर सकते हैं, कि उस पर्टिकुलर कंट्री के पास कितना गोल्ड है, ऐसे पता लगती है कंट्री की वेल्थ। मर्केंटलिज्म थॉट ये बोलते हैं। उससे पहले ये देख लो, ये लिख लो यहाँ पे, चला कब से कब तक था? 16th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक, 16th टू 18th सेंचुरी, ठीक बा, डन। सबसे ओल्ड क्या बोलती थी कि भाई होल्डिंग्स ऑफ गोल्ड बताती है कि कंट्री की वेल्थ कितनी है, कौन सी कंट्री कहां पर है, डन। इसीलिए सभी कंट्री क्या बोलती है कि भाई एक्सपोर्ट को बढ़ाओ, सभी कंट्री क्या बोलती है, एक्सपोर्ट को प्रमोट करो और इंपोर्ट को कर दो टाटा बाय बाय, इंपोर्ट को रिड्यूस करो। सर इससे क्या होगा? एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के बाद और इंपोर्ट को रिड्यूस करने के बाद मुझे ये बताओ जरा, ये लगा के चलो यूएस है और ये है फ्रांस, लेट्स से एग्जांपल ही ले रहे हैं बस, ये दोनों आपसी में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। यूएसए इज एक्सपोर्टिंग टू फ्रांस, एक्सपोर्ट कर रहा है फ्रांस को, और फ्रांस क्या करेगा फिर? पेमेंट कैसे करेगा? पेमेंट गोल्ड में करेगा ना, बिकॉज यही है हमारे पास एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो ये गोल्ड अब कहां चला गया? ट्रांसफर्ड फ्रॉम फ्रांस टू यूएसए। नाउ यूएसए बन गई ज्यादा वेल्दियर, वाई? एज नाउ यूएस हैज, या हैव, जो भी बोल लो भाई, यूएस हैज मोर गोल्ड, डन। लॉजिक समझे? डन है। अब इसके अगर डीप डाउन चला गया तो फिर वो हो जाएगा। डीप डाउन कब जाऊंगा? अगर जिंदगी में कभी एमकॉम करने के बाद तुम्हें ऐसा लगता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या अभी से ही फिक्स्ड है, तो पढ़ाऊंगा, तब काम आएगा, यूजीसी नेट देने में काम आएगा। इतनी अंडरस्टैंडिंग तुम्हें एमकॉम में मिल जाएगी अगर इंटरनेशनल बिजनेस सब्जेक्ट होगा तो, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो, थोड़ा थोड़ा और समझाऊंगा। तो मर्केंटलिज्म क्या अप्रोच बोलता है कि फ्री ट्रेड नहीं करना अपने को। ये क्या बोलता है? नो फ्री ट्रेड, नो फ्री ट्रेड। ऐसा नहीं है यार कि भाई सभी खुला ट्रेड करो मस्त और सभी को बेनिफिट मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये बोलता है नो फ्री ट्रेड, और इसी चीज को क्या बोलते हैं? जीरो सम गेम। इट इज अ जीरो सम गेम। जो ट्रेड है वो एक जीरो सम गेम है। सर ये जीरो सम गेम का क्या मतलब है? जीरो सम गेम का मतलब है एक जीतेगा दूसरा हारेगा, ठीक है, विन लूज सिचुएशन, विन लॉस सिचुएशन, डन भाई। एक जीतेगा दूसरा हारेगा, यानी कि प्रीडेटरी बिहेवियर भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है, आ जाता है। प्रीडेटरी का मतलब है सामने वाले को गिराकर अपना आगे बढ़ना, वो वाला सिनेरियो है। तो ये था ट्रेड रिलेटेड, कि ट्रेड ऐसे होना चाहिए, ठीक है। ट्रेड इसलिए हो रहा है कि भाई हम एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास गोल्ड आना चाहिए जिससे हम और वेल्दी हो जाएंगे, वगैरह वगैरह। ये था 18th सेंचुरी तक का मर्केंटलिज्म। फिर इसके बाद ना एडम स्मिथ आए। एडम स्मिथ बोले कि यार मजा नहीं आ रहा, फ्री ट्रेड करो तब आएगा मजा। मजा इन द सेंस कि अगर आप फ्री ट्रेड भी करेंगे, दो नेशन अगर फ्री ट्रेड भी करेंगे आपसी में, तो दोनों को गेन होगा। यहाँ पे तो एक को गेन हो रहा है ना, एक को गेन हो रहा है और दूसरे को बेचारे को लॉस हो रहा है ना। तो ये मत करो, फ्री ट्रेड करो। तो यहाँ पे आए एडम स्मिथ, उनकी बुक में ये आया था 1776 में, 1776 में ये थ्योरी आई, एडम स्मिथ ने प्रोवाइड करवाई थी उनकी बुक में। बुक का नाम अभी याद मत कर लेना, वैसे तो वेल्थ ऑफ नेशन है, जहां तक मुझे याद है एडम स्मिथ ने प्रोवाइड करवाया। इन्होंने बोला ट्रेड होना चाहिए फ्री, फ्री ट्रेड करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक बंदा नहीं करेगा या दूसरा बंदा एक्सपोर्ट को ही प्रमोट कर रहा है, बस नहीं, आप इंपोर्ट भी करो और आप एक्सपोर्ट भी करो, लेकिन ये जो ट्रेड होगा वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। एब्सोल्यूट एडवांटेज का क्या मतलब है सर? फिर से बता दो। चलिए बताते हैं, बहुत इजी। अगेन यूएसए है, इंडिया है। यूएसए बोलता है कि भाई
मैं ये वाला जो प्रोडक्ट है, लेट्स से व्हीट, और यहाँ पे हो जाएगा क्लोथ, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है कि मैं ये वाला जो प्रोडक्ट है 1 घंटे में बना लेता हूँ कितना, 10 यूनिट। ठीक है, इंडिया बोलता है कि मैं 20 यूनिट बना लेता हूँ। सिमिलरली क्लॉथ यूएसए बनाता है 1 घंटे में, लेट्स से एग्जांपल के तौर पे बना लेता है 20 यूनिट, और इंडिया बना पाता है सिर्फ 10 यूनिट। सो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि इन दोनों को ना आपसी में ट्रेड करना चाहिए बहुत अच्छे से, और दोनों अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे किसी किसी चीज का, तो भी यहाँ पे ग्लोबल ट्रेड बढ़ेगा, ग्लोबल ट्रेड एफिशिएंसी बढ़ेगी, ग्लोबल जीडीपी बढ़ेगा, वगैरह वगैरह, ऐसा ये बोलते हैं। ठीक है, ऑल्दो कुछ assumptions है, वी डू नॉट नीड टू रिमेंबर इट, जिसकी याद रखनी है मैं आगे बताऊंगा, कंपैरेटिव एडवांटेज की याद रखनी है इससे जो अगला आएगा। तो एडम स्मिथ बोलते हैं कि फ्री ट्रेड करो, फ्री ट्रेड करोगे विन विन सिचुएशन होगी। तो यानी कि ये बोलते हैं जो ट्रेड है ना, ट्रेड इज जीरो सम गेम, सॉरी नो जीरो सम गेम, नो जीरो सम गेम, दोनों का फायदा, विन विन सिचुएशन है भाई ट्रेड, ट्रेड करना क्या है ये, विन विन सिचुएशन, विन लूज सिचुएशन नहीं है, विन विन है, विन विन सिचुएशन है। ठीक है, दोनों का फायदा और ग्लोबल ट्रेड भी बढ़ेगा, मजे ही मजे। ठीक है, हाँ एक चीज और बतानी थी कि अब यहाँ पे क्या करेगा, इंडिया कुछ चीजों को एक्सपोर्ट करेगा, मतलब किसी एक प्रोडक्ट को, और किसी दूसरे प्रोडक्ट को इंपोर्ट करेगा, बिकॉज यूएसए इज एफिशिएंट इन मेकिंग व्हाट, क्लोथ, और इंडिया इज एफिशिएंट इन मेकिंग व्हीट। तो एक्सपोर्ट कर इंडिया व्हीट, इंपोर्ट कर क्लोथ। सिमिलरली यूएसए एक्सपोर्ट करेगा क्लोथ, और यूएसए इंपोर्ट करेगा व्हीट। ये सिनेरियो चलता है। तो अजम्पशन आप देख सकते हो कि इन दोनों के बीच में ही ट्रेड हो रहा है, एक काइंड ऑफ वो वाला सिनेरियो है। कौन से वाला, वो होता है ना बार्टर सिस्टम वाला, कि कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होना चाहिए। अगर मुझे तरबूज चाहिए और मेरे पास जूते हैं, सामने वाले को जूते चाहिए, और मतलब ऐसा कुछ सिस्टम ना, तो कोइंसिडेंस ऑफ वांट होना चाहिए। ठीक है, तो सिमिलरली वैसा ही यहाँ पे है, तो इसको क्रिटिसिज्म भी मिला है इसके एजम्पशंस पे, है ना। कुछ कुछ एजम्पशंस हैं जो कि हमें नहीं करनी है एज सच जाके, लेकिन आपको एक आइडिया पता चलेगा कि एब्सोल्यूट एडवांटेज बोल क्या रहा है, कि जो भी कंट्री, अगर 2 कंट्री है और एक कंट्री एक गुड बनाने में एफिशिएंट है और दूसरी कंट्री दूसरे गुड बनाने में एफिशिएंट है, तो दूसरी कंट्री को दूसरा वाला गुड एक्सपोर्ट करना चाहिए, पहली कंट्री को पहला वाला गुड एक्सपोर्ट करना चाहिए। ये वाला सिनेरियो डन। इसी को ही थोड़ा हाईएस्ट वर्जन पे लेकर गए रिकार्डो। पूरा नाम था डेविड रिकार्डो, पूरा नाम है डेविड रिकार्डो। क्या बोलते हैं, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी का नाम है, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट, या फिर कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी, गिवन बाय डेविड रिकार्डो। क्या बोलते हैं अब ये बोलते हैं, मान लिया एब्सोल्यूट एडवांटेज है, लेकिन तुम वो एक्सपोर्ट करो जिसमें तुम्हें रिलेटिवली ज्यादा एडवांटेज है, यानी कि जिसमें रिलेटिव कॉस्ट डिसएडवांटेज सबसे ज्यादा कम है, रिलेटिव कॉस्ट डिसएडवांटेज सबसे ज्यादा कम है, वो आप एक्सपोर्ट करें। ठीक है, नहीं समझ में आया, दोबारा से, कंपैरेटिव एडवांटेज डिपेंड्स ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नॉट एब्सोल्यूट कॉस्ट। कहने का मतलब क्या है समझते हैं। एग्जाम्पल अभी मैं नॉर्मली ले रहा हूं, प्रॉपर आगे एक और अच्छा सा एग्जाम्पल है। अच्छा, इसको हटा देना, यहां से यूजीसी नेट लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको हटा दो, सीवीटी है। ठीक है, सीवीटी पीजी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। यूजीसी नेट में तो डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आया था अजम्पशंस ऑफ रिकार्डो से, कि कौन सी नहीं है। ठीक है, और आपके में क्लियरली लिखा हुआ है सिलेबस के अंदर, मोर इंपॉर्टेंस टू कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। किसी थ्योरी का नाम नहीं लिखा हुआ, ज्यादा लिखा हुआ है इसका, मतलब ऐसे इंपॉर्टेंस की उस पे, कि ज्यादा इस पे एम्फेसाइज करो। एनीवेज, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगी थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। कंपैरेटिव एडवांटेज बोलती है क्या, कि अगर एक कंट्री, लेट्स से जर्मनी, और दूसरी कंट्री है फ्रांस। देखो, फ्रांस नहीं लेता हूं मैं, चलो छोड़ो, क्योंकि फिर वही सिनेरियो तुम्हारा आ जाएगा, यूरोपियन यूनियन वाला। ठीक है, चलो वो भी नहीं ले रहा मैं, इसको ले लेते हैं अपन, यूएसए ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे क्या चल रहा है अभी, जर्मनी बोल रहा है कि मैं एक पर्टिकुलर एक्स गुड, यहाँ पे लिख देते हैं गुड या कमोडिटी या जो भी है, और ये हो गया वाई। मैं जर्मनी एक्स वाले गुड को 10 यूनिट बना देता हूं 1 घंटे में, यूएसए बनाता है 8
यूनिट, मैं जर्मनी वाई वाले गुड को बना देता हूं 20 यूनिट और यूएसए बनाता है सिर्फ 10 यूनिट। तो कहने का मतलब यह है कि जर्मनी इज एफिशिएंट इन बोथ, है ना, जर्मनी इज एफिशिएंट इन बोथ। तो जर्मनी को ये दोनों एक्सपोर्ट करने चाहिए, है ना। तो इंपोर्ट क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। कंपैरेटिव एडवांटेज में डेविड रिकार्डो बोलते हैं कि यहाँ पे तुम एब्सोल्यूट एडवांटेज देख रहे हो, अभी एब्सोल्यूट की जगह देखो कंपैरेटिव एडवांटेज, यानी कि अगर एक कंट्री दोनों में भी एब्सोल्यूट एडवांटेज गेन कर रही है, मीनिंग कि दोनों में ही एफिशिएंट है दोनों गुड्स में, तो क्या करो, वो वाले गुड को एक्सपोर्ट करो। जर्मनी वो वाले गुड को एक्सपोर्ट करो जिसमें आप रिलेटिवली ज्यादा, रिलेटिवली का मीनिंग ये है कि कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन टू समथिंग, मतलब सामने वाला गुड, तो कंपैरिजन करो और तब पता करो कि भाई जिसमें आपको ज्यादा एडवांटेज मिल रही है। और ज्यादा एडवांटेज का मीनिंग क्या है दूसरा, या टर्म क्या है दूसरी, ज्यादा एडवांटेज को हम बोल सकते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसकी कम हो, ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो, तो उसको आप क्या करो, एक्सपोर्ट करो और दूसरे वाले को इंपोर्ट कर लो। इससे भी क्या होगा, दोनों का फायदा होगा, ग्लोबल ट्रेड में बढ़ोतरी होगी, ऐसा बोलते हैं। अब इसके डीप डाउन नहीं जाना आप लोगों को, बिल्कुल भी नहीं जाना, टेंशन मत लो। हालांकि एक पूरा फुल फ्लेज एग्जांपल लेकर आए, इतना ही काफी है, बस अजम्पशन रीड कर लेना, रट्टा लगा लो, 100% मतलब चांसेस रहते हैं इसके आने के। मेन कौन से देखो, दो कंट्री हैं, दो कमोडिटी हैं, जी हाँ, अभी हमने एग्जाम्पल में देखा। मेन है ये लेबर ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बोल रहा है सिर्फ लेबर ही है जो कार्य करती है, कैपिटल नहीं है, लैंड नहीं है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये इसका एक अजम्पशन है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्रिटिसिज्म भी इसी पे ही है। नेक्स्ट हो जाएगा, जो लेबर की जितनी भी यूनिट है वो होमोजीनियस है ना। जैसे जर्मनी के अंदर जो लेबर काम कर रही है ना, हर एक टाइप की जो लेबर है वो सेम एफिशिएंट, मतलब एफिशिएंसी उनकी सेम है, तो सेम लेवल है उनका लेबर का, यानी कि लेबर की जितनी भी यूनिट है वो इक्वल है। तो ये हो गया, फुल एम्प्लॉयमेंट लगी हुई है, परफेक्ट कंपटीशन है, कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, हालांकि होती है, तो ये भी अनरियलिस्टिक एग्जांपल या फिर अजम्पशन है। कांस्टेंट कॉस्ट है, कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, अभी तो बहुत गलत हो गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है तो पहले कॉस्ट कम होती है और फिर कॉस्ट बढ़ती है, ऐसे करके, पर ये बोल रहा है कि कांस्टेंट ही है कॉस्ट, तो ये भी थोड़ा सा अनरियलिस्टिक है, तो ये भी इसका क्रिटिसिज्म भी बन जाता है। देखो मैंने हमेशा बोला है, अलग अलग वीडियोस में भी बोला है कि अजम्पशन ही बेसिकली क्रिटिसिज्म भी बन जाती है अगर अजम्पशन अनरियलिस्टिक होती है। तो लेबर जो है वो ना इमोबाइल है, इमोबाइल का मतलब ये होता है कि मूवमेंट नहीं कर सकती, विद इन कंट्री कर सकती है लेकिन अक्रॉस दी बॉर्डर नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि जर्मनी वाले जो लेबर है वो यूएसए चले जाएंगे काम करने के लिए अगर उसे अच्छे वेजेस मिल रहे हो यूएसए में, ऐसा नहीं कर सकते। हमने यहाँ पे अजम्पशन लिया है कि इमोबाइल है इंटरनेशनली, अंदर घूम सकते हैं भाई, कहीं पे भी जा सकते हैं, किसी भी फॉर्म के पास जा सकते हैं जर्मनी के अंदर ही, लेकिन बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। तो इमोबाइल है और फ्री ट्रेड है। डन, अजम्पशंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अभी खत्म नहीं हुई है क्लास, अभी तो लगा लो 70% डन हुआ है, खत्म होने वाली है, टेंशन मत लो, बट ये जो थियरीज है ना इनको समझ लो, डन हो जाएगा। चलो आधे घंटे की तो क्लास हो ही चुकी है। देखो अब इंडिया और यूके है, ठीक है, इंडिया और यूके दो कंट्री है, वीट और क्लॉथ बन रहे हैं। अब देखो आप देख पा रहे हो कि इंडिया जो है वो दोनों में पीछे है, अभी वीट को 10 बना रहा है, क्लॉथ को 20 बना रहा है, वहीं पर ही यूके वीट को 30 बना रहा है और 40 क्लॉथ बना रहा है ना। तो हमने क्या किया, हमने एब्सोल्यूट एडवांटेज देखा किसके पास है, यूके के पास है भाई, एब्सोल्यूट एडवांटेज, सिंपल एज दैट। फिर हमने बोला कि यार हम तो कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी कर रहे हैं, और कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी बोलता है कि इन रिलेशन टू, इन कंपैरिजन टू, या फिर कंपैरेटिवली जो ज्यादा जिसमें फायदा है उसे एक्सपोर्ट करेंगे। तो अब ये देखना है हमें यूके वालों को किसमें ज्यादा का फायदा है, तो उसके लिए हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालना शुरू किया। तो हमने इंडिया की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाली। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या मतलब होता है कि अगर हम वीट उगा रहे हैं लैंड पे और शुगर केन हमें उगाना था, तो हमने क्या किया, शुगर केन को हाँ, मान के चलो कि शुगर केन को हमने हटा दिया, पहले हमें 1000 रुपए मिल रहे थे शुगर केन को उगा के बेच के, अब हमने उस पर वीट बनाना शुरू कर दिया, वीट बनाना शुरू कर दिया, और वीट को बनाने का जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुआ वो क्या हुआ, 1000 रुपए हुए,
ठीक है, सिंपल एज दैट। एग्रीकल्चर का मैंने एग्जांपल दिया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का डन। सिमिलरली यहाँ पे हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाली है, जो किस सेंस में निकाली है कि भाई एक वीट बनाने में कितने हमें क्लॉथ को ऐसे टाटा बाय बाय करना पड़ेगा, वो है ये। तो एक वीट बनाने में हमें 0.5 क्लॉथ को टाटा बाय बाय करना होता है। सिमिलरली एक क्लॉथ को बनाने में 2 वीट को टाटा बाय बाय करना होता है। ऐसा कुछ सिनेरियो है ना। और यूके वाला भी निकाला हमने। अब कंपेयर करो जरा, क्लॉथ को क्लॉथ से कंपेयर करो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पर कम है, इसके पास कम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंडिया के पास। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा है, मतलब इसको ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है क्लॉथ एक वीट के लिए, और इंडिया वालों को कम सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है क्लॉथ एक वीट के लिए। नाउ गेटिंग माय पॉइंट। सिमिलरली इंडिया वालों को 2 वीट सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं एक क्लॉथ के लिए, और यूके वाले को एक क्लॉथ बनाने के लिए 1.33 वीट सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो अब जिसमें ज़्यादा बेनिफिट जिस भी कंट्री को मिल रहा हो वो एक्सपोर्ट कर दो, ठीक है। तो इंडिया यहाँ पे क्या करेगी, इंडिया हैज लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन वीट। वीट में कम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है, तो वीट को एक्सपोर्ट करो इंडिया। यूके हैज लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन क्लॉथ, तो क्लॉथ को एक्सपोर्ट करो यूके। डन, ठीक है। तो हम यहां लिख देंगे इंडिया विल एक्सपोर्ट व्हाट, wheat and import cloth. Similarly, UK will export cloth और import wheat. डन, ऐसा सिनेरियो है। डन, ये भी डन हो गया। तो हमने कौन सी करी, और ये कब आई थी, 1816 के अराउंड। कंपैरेटिव कॉस्ट 1816, ध्यान रखेंगे। एडम स्मिथ 1776, मर्केंटिलिज्म हमारी 16th to 18th सेंचुरी। उसके बाद बात करेंगे हम हेक्सचर एंड ओहेलिन थ्योरी। चलो इसको भी छोड़ो, इस नाम को छोड़ो, नाम मैंने वहां पे वैसे लिखा हुआ है। फैक्टर एंडोवमेंट थ्योरी बोलते हैं इसको, फैक्टर एंडोवमेंट थ्योरी या फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी। गिवन बाय हेक्सचर एंड ओहेलिन। स्टूडेंट टीचर का ये कॉम्बिनेशन था। फैक्टर एंडोवमेंट थ्योरी क्या बोलती है कि जो कंट्री के पास जितना ज्यादा कोई एक फैक्टर होगा, जैसे कि इंडिया के पास लेबर इंटेंसिव ज्यादा है, तो उससे बनाया हुआ माल को एक्सपोर्ट कीजिए, और दूसरे वाले टेक्निक का जो माल है उसे इंपोर्ट कीजिए। सिंपल, ठीक है। अबंडेंट जो फैक्टर होगा, अबंडेंट फैक्टर से बनाया हुआ माल को एक्सपोर्ट कीजिए, ये है फिलोसफी बस। तो ये भी यही बोलती है कि 2 कंट्री हैं, 2 हमारे पास फैक्टर्स हैं, ठीक है। हाँ, और इसको एक और चीज बोलते हैं 2x2x2 मॉडल भी बोलते हैं इसको। अजम्पशन भी है इसकी, 2 कंट्री, 2 कमोडिटी और 2 इंटेंसिव टेक्निक, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास है, इसको हटाओ, हमारे पास, अच्छा इसको यहां पे लिख भी देता हूं ना मैं, 2 कंट्री, 2 कमोडिटीज और 2 टेक्निक्स। अच्छा, ये पीपीटीज कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और वहां पे प्राइवेट ग्रुप है सीवीटीपीजी का, वहां पे आपको ये मिलेगी। टेक्निक्स 2 हैं आपके पास, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव, देखो मैं बहुत डीप डाउन नहीं जा रहा यार, क्योंकि हमारे पास ना टाइम भी बहुत कम है, और ये फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, वरना मैं इसको बहुत डीप डाउन जाके समझाता तो और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाता, बट हम एफिशिएंटली पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है ना। लेबर इंटेंसिव एग्जांपल हमने ले लिया इंडिया, ठीक है। कैपिटल इंटेंसिव एग्जांपल हमने ले लिया यूएस, ठीक है।
लेकिन 1945 के अराउंड या उससे बाद में भी एक पैराडॉक्स हुआ, लियोनटिफ पैराडॉक्स जिसे बोलते हैं। लियोनटिफ पैराडॉक्स ने क्या देखा कि यूएसए वालों को कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के बनाए हुए माल को एक्सपोर्ट करना चाहिए, है ना, और इंपोर्ट करना चाहिए लेबर इंटेंसिव माल को, लेकिन इसका उल्टा भी हो रहा था। या ऐसे समझ लो कि यूएस वाले कैपिटल इंटेंसिव माल को इंपोर्ट भी कर रहे थे। डन। तो इसे बोला गया क्या, लियोनटिफ पैराडॉक्स, कि यूएस की जो वैलिडिटी है इस थ्योरी की जो वैलिडिटी है यूएसए पर, वो काम नहीं आ रही थी, ठीक है, किसी एक पीरियड के दौरान। ठीक है, तो वो कहलाया क्या, लियोनटिफ पैराडॉक्स। डन है। तो ये वाली थ्योरी इतना ही बोलती है, अभी के लिए इतना ही बोलती है। और कौन सी थ्योरी है, और ये कब आई थी, 1935 के अराउंड आई थी शायद से, मुझे याद नहीं आ रहा, एक बारी मैं चेक कर लूं जल्दी से। वो थ्योरी यार बताओ जल्दी से कब आई थी। ये भी वही अजम्पशन वगैरह रखती है जो कंपैरेटिव में थे ऑलमोस्ट। ठीक है, अभी ये क्या है, एचओ थ्योरी ईयर 1934-33। ठीक है, तो शुरुआत ओरिजिन जो इसका हुआ था वो 1919 में हुआ था, है ना, 1919 में वैसे इसकी शुरुआत हुई थी, और इसको फर्दर डेवलप भी किया गया था बर्टिल ओहलिन के द्वारा उनकी बुक के अंदर 1933 में। तो मैं इसको जनरली 1934 में बोलता हूँ। ठीक है, फर्दर डेवलप 1933। इसके बाद की जो थ्योरी है जो हमने पढ़नी है वो है कौन सी है भाई, एचओ हो गया, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। देखो डीप जाऊंगा तो मजा तो आएगा लेकिन टाइम लगेगा, और मुझे नहीं लगता कितने लेवल का तुम्हारे सीवीटी पीजी में पूछेंगे। ठीक है ना। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बोलती क्या है, और ये कौन सा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, मार्केटिंग मैनेजमेंट वाला नहीं है कि भाई इंट्रोडक्टरी स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज, सैचुरेशन आ गया, डिक्लाइन आ गया ना, वो नहीं है, वो मार्केटिंग मैनेजमेंट वाला है। ये है इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है। और ये इंटरनेशनल कौन सी होती है, किसके द्वारा गिवन है, रेमंड वर्नन, और ईयर मुझे इसका याद नहीं है, 1960s लिख लो। ठीक है, 60s के अंदर आई थी इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। बोलती क्या है कि एक जो प्रोडक्ट है ना, उसकी जो लाइफ है, उसकी लाइफ में उसका जो प्रोडक्शन का लोकेशन है वो शिफ्ट होता रहता है। ठीक है, लोकेशन ऑफ प्रोडक्शन शिफ्ट्स, लोकेशन ऑफ प्रोडक्शन शिफ्ट हो जाता है ड्यूरिंग दी लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। समझा दूं जल्दी से, लो यार समझ ही लो फिर आप। 3 स्टेजेस होती हैं। देखो मैं ना कुछ बुक वगैरह का यूज नहीं करता हूँ, जो मेरी नॉलेज है मैं उसी के थ्रू आपको पढ़ाता हूँ, बुक नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे साथ साथ नोट्स बना लिया करो, और जो मैं बोलता हूँ ना वो लिख लिया करो, मतलब जो लिखने लायक हो तो। ठीक है, तो क्या बोल रहा था मैं, स्टेजेस, ये हो गई न्यू प्रोडक्ट स्टेज, ये हो गई मैच्योरिटी स्टेज, और ये हो गई स्टैंडर्डाइज्ड। ठीक है, ये 3 स्टेज होती है यहां पे। डन। अब देखो, अभी मैं सिर्फ बोल के ही समझा दूं क्या, टाइम लगेगा वरना इसमें, चलो मैं समझा ही देता हूँ यार। आ जाओ, टेंशन नहीं लेनी, नॉलेज तुम्हें फुल मिलेगी भाई, तुम अगर मेरे चैनल को फॉलो करके रखोगे ना, फुल नॉलेज मिलेगी। और मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, ये नॉलेज मैंने गेन करी है अपने बीकॉम से खुद मैंने पढ़ा है, मतलब ऑब्वियसली मैं क्लास भी अच्छे से लगाता था सेकंड ईयर में। फर्स्ट ईयर में तो बहुत हमने चिल किया है, सेकंड ईयर में अच्छे से क्लास लगाई, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन हो गया तो अच्छे से फिर बीकॉम भी नहीं हो पाई, है ना। हुई, मतलब मैं तो लेता ही था क्लास अच्छे से, अगर ऑनलाइन भी होती थी तो वो मेरा फ्रूट आज मुझे मिल रहा है, उसका रिजल्ट, ऐसा बोल सकते हो आप। प्लस एमकॉम में भी मैंने बहुत अच्छे से क्लासेस लगाई, जिसका
मैं खुद को ही शुक्र अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि फिर तभी तो पढ़ा पा रहा हूँ आप लोगों को, है ना। तो मेरा पॉइंट ये है कि आप लोग भी अगर एमकॉम में जाओगे तो नॉलेज तुम्हें फुल मिलेगी, लेकिन वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें लेनी है नहीं लेनी है, ठीक है। चलो, सो एनीवेज, न्यू प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है। ये एडवांस्ड नेशन है हमारा, लेट्स से यूएसए, ये हो गया जर्मनी, फ्रांस, ये सारे लोग, ठीक है। और ये हो गया लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, जो भी डेवलप ही हो रही हैं या बहुत पिछड़ी हुई हैं। तो न्यू प्रोडक्ट डेवलप होता है यहाँ पे डेवलप होता है, यहाँ पे डेवलप होगा, यहीं पर ही कंजम्पशन होगी, एक्सपोर्ट इतना नहीं होगा, ठीक है। डेवलप यहाँ पे होता है, कंजम्पशन भी यहीं हो रही होती है शुरू, और एक्सपोर्ट इतना नहीं हो रहा होता है। इस स्टेज में आके एक्सपोर्ट बढ़ने लग जाता है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, ठीक है। प्लस अदर हमारे जो है ना बंदे इन द सेंस अदर एडवांस नेशन जो है वो आने लग जाते हैं मार्केट के अंदर, क्योंकि अब उन्हें पता है कि भाई ऐसा प्रोडक्ट आ रहा है, तो वो उसकी हूबहू कॉपी या फिर सब्स्टिट्यूट बनाने की ट्राई करते हैं। तो ये लोग बनाने लग जाते हैं, कंज्यूम ये भी कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अभी बना नहीं रहे हैं ये लोग, ठीक है। यहाँ पे ये भी बनाएंगे, यहाँ पे इम्पोर्ट हो रहा है, यहाँ पे ये इम्पोर्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया इन्होंने अच्छे वाला, ठीक है। यहाँ पे एक्सपोर्ट हाई पर है, प्रॉफिट हाई पर है यूएसए वाली कंट्री के लिए जिन्होंने ये प्रोडक्ट बनाया था। फिर ये अदर प्लेयर्स भी आ गए मार्केट के अंदर, ये लोग बनाने लगे, ये लोग एक्सपोर्ट करने लगे, इंपोर्ट भी हालांकि कर रहे हैं, है ना। लेकिन थर्ड या लास्ट स्टेज में आते आते बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव हो जाता है मार्केट, तो यूएसए वालों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है पैसा कमाना। तो यूएसए वाले क्या करते हैं कि अब कॉस्ट पे लड़ते हैं। कॉस्ट पे लड़ने का क्या मतलब है कि ये जो माल है ना, इसकी मैं कीमत को कम कर दूंगा। कीमत कम तभी कर पाऊंगा जब मेरे लिए उसकी लागत कम पड़ेगी, कॉस्ट कम आएगी। मैं 100 रुपये में बना रहा था, अब मुझे ना 80 रुपये में बनाना पड़ेगा, तब जाके मैं अपनी प्रॉफिट निकाल पाऊंगा, क्योंकि अब अदर प्लेयर भी आ रहे हैं जो कि एक अच्छे उस पर प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो यूएसए वाले क्या करते हैं, प्रोडक्शन की लोकेशन शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ बनाते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा होता है, प्रोडक्शन हो रही होती है। यूएसए वालों ने अपनी प्रोडक्शन की लोकेशन चेंज कर दी, यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ पे प्रोडक्शन किया और यहाँ से एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, एक्सपोर्ट किया और इन लोगों ने इंपोर्ट किया। गेटिंग माई पॉइंट। तो लोकेशन ऑफ प्रोडक्शन शिफ्ट्स, ठीक है। ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा, और ऐसा ये थोड़ा सा गंदा सा डायग्राम सा था, लेकिन आइडिया समझ गए। आइडिया ही समझना है, डीप डाउन नहीं जाना है, जितना तुम्हें समझना है उतना ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये भी डन, ये भी डन, ये भी डन। और कौन सी थ्योरी है आपकी, माइकल ई पोर्टर की थ्योरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, न्यू ट्रेड थ्योरी मत करो, कोई टेंशन नहीं है। ये वाली क्रुकमैन वाली क्या बोलते हैं, बस ये देख लो, बस यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल प्लस इम्परफेक्ट कंपटीशन, ये बोलते हैं कि अगर तुम नीश मार्केट में भी उतर रहे हो ना, तो उतर जाओ, कोई टेंशन नहीं है। अगर तुम स्टार्ट पहले कर दोगे ना, तो तुम्हें इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल जाएगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है कि ओवरऑल बेनिफिट बोल लो, या इंटरनल और एक्सटर्नल दो टाइप का होता है, आपको पता है, मैंने माइक्रो में करवा के रखा हुआ है आपको। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इंटरनल का मतलब है जो फर्म का बेनिफिट मिले, एक्सटर्नल का मतलब है जो पूरी इंडस्ट्री को बेनिफिट मिले। तो वो वाला सिनेरियो तो बोल रहा है कि पहले अगर आप उतर जाओगे ना, क्या बोलते हैं उसको, एंट्री, कौन सी एंट्री होती है वो, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज तुम्हें मिल जाएगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल तुम्हें मिल जाएगी अगर तुम पहले ही उतर जाओगे, चाहे वो नीश ही क्यों ना हो मार्केट या प्रोडक्ट। न्यू ट्रेड थ्योरी, ठीक है। ये डीप डाउन नहीं करनी थी, इतनी करनी थी, क्योंकि बहुत कम चांस है, बहुत रेयर चांस है कि तुमसे ये पूछे। कौन सी पूछ सकता है, जो इंपॉर्टेंट है ना, मैं उसको ग्रीन टिक कर देता हूँ। इंपॉर्टेंट, 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 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये वाली है, ठीक है। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। पोर्टर्स की कंपेटिटिव एडवांटेज थ्योरी, आइए जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है। ये लास्ट अपना टॉपिक, प्रोडक्ट क्या नाम है भाई, कंपेटिटिव एडवांटेज थ्योरी। सॉरी यार, आज मैं ना अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहा, मुझे फील हो रहा है, मतलब कैसे, क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा दुख रहा है, रेगुलरली क्लास बनानी पड़ती है, लेनी पड़ती है ना, तो समझ सकते हो। एनीवेज यार, कंपेटिटिव एडवांटेज थ्योरी, माइकल ई पोर्टर अपनी बुक में बोलते हैं 1900, मतलब वो बहुत स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पे उन्होंने रिसर्च करी है ना, बुक्स लिखी है, काफी उनका कंट्रीब्यूशन है
वैल्यू चेन एनालिसिस देने में, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी देने में, जिसे हम पोर्टर का डायमंड मॉडल बोलते हैं। ठीक है, तो अपनी बुक में ये 1985 के अराउंड आई थी। 1979 बोल लो, 85 बोल लो, लेकिन अभी 85 लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, कोई इशू नहीं है। पीछे लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा नहीं हुआ ना, तो ये 1985 के अराउंड ही समझ लो। अभी 1985 माइकल ई पोर्टर इसको समझने के लिए पहले समझो कि ये कंपेटिटिव का क्या मतलब है, कंपेटिटिव एडवांटेज का क्या मतलब है। ये बोलते हैं कि कंपनीज या फर्म्स या ऑर्गेनाइजेशन पूरे एफर्ट्स लगाती है दूसरे से एफिशिएंट होने का। दूसरे से एफिशिएंट अगर वो हो जाती हैं तो उन्हें एक कंपेटिटिव एज मिल जाता है ना। अगर मान के चलो आपका दिमाग बहुत शार्प है और आप 1 घंटे में 4 चैप्टर कर दे रहे हो एज कम्पेयर टू जितने भी बाकी सारे लोग हैं जो सिर्फ 1 घंटे में सिर्फ 2 ही चैप्टर कर पाते हैं, तो आपके पास एक कंपेटिटिव एज है ना, आपके पास एक कंपेटिटिव एडवांटेज है। तो वो वाला सिनेरियो इन्होंने बताया कि 4 ऐसे पॉइंट्स हैं, जिस फर्म के पास ये 4 पॉइंट्स हैं और बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ ना, वो फर्म फतेह हासिल कर लेगी भाई, ऐसा बोल रहे हैं। और वो 4 पॉइंट कौन से हैं? फैक्टर कंडीशन, कि इस फॉर्म के पास ना फैक्टर कंडीशंस बहुत अच्छी हों। फैक्टर कंडीशंस में बेसिक फैक्टर आते हैं और आते हैं एडवांस्ड फैक्टर भी। एडवांस्ड फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट द्वारा दिए जाते हैं, गवर्नमेंट की हेल्प से आते हैं। बेसिक फैक्टर जो कंपनी की काबिलियत से उसके पास आ जाते हैं भाई, उसका फाइनेंस, उसके रिसोर्सेज, उसके HR टीम वगैरह वगैरह। ठीक है, फैक्टर कंडीशन। तो फैक्टर कंडीशन हेल्प करता है भाई कंपनी को ग्रो करने में। और हर एक कंपनी की जो ह्यूमन रिसोर्स है वो अलग होती है। जिस कंपनी के पास ज्यादा स्किल्ड, ज्यादा अच्छे ह्यूमन रिसोर्स, दे विल परफॉर्म बेटर, जनरली बोल रहा हूँ। फैक्टर कंडीशन। फिर बोलता है कि डिमांड कंडीशन क्या है। ठीक है, डिमांड कंडीशन। फिर बोलता है कि कंपनी की राइवलरी क्या है, राइवलरी। स्ट्रेटजी, कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है। ये 3 चीज। अच्छी राइवलरी है तो बहुत अच्छे इनोवेशन वाले प्रोडक्ट वो निकालेगी, कंपटीशन बेस्ड वो रहेगी, है ना। कंपेटिटिव रहते हो तो बहुत लड़ते झड़कते हो आपसी के बीच में, फर्म्स के बीच में, वहां पे कॉस्ट भी कम की जाती है, प्रोडक्ट पे ध्यान भी दिया जाता है वगैरह वगैरह, है ना। कंपनी स्ट्रेटजी कैसी फॉलो कर रहा है, स्ट्रेटजी को 3 बेसिस पे बनाया जाता है, कंपेटिटर को देख के, सिचुएशन को देख के और पास्ट परफॉर्मेंस को देख के वगैरह वगैरह साइड में। और कंपनी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब है कि वो कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करती है, और अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, आपको पता है, जैसे कि फंक्शनल, डिविजनल, मैट्रिक्स, ऑर्गेनिक, साइक मतलब जो सर्कुलर वाला है, सर्कुलर वगैरह वगैरह। ठीक है, तो स्ट्रक्चर। और फिर आता है लास्ट आपका जो कि था फर्म स्ट्रेटजी, सपोर्टिंग और रिलेटेड, सपोर्टिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्री। यानी कि अगर आप एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की फर्म हो तो आपको जो रॉ मटेरियल वगैरह चाहिए रहता है और जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो कितने तगड़े हैं, वही तो आपकी सपोर्टिंग और रिलेटेड इंडस्ट्री है ना। रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाने वाली, जैसे टायर हो गया या इंजन हो गया या वट एवर द केसेस, तो वो कितनी अच्छी है। ये 4 अगर आपसी में मिलके बढ़िया करवा रहे हैं इंडस्ट्री को, मतलब हेल्प दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी इंडस्ट्री ग्रो करेगी और एक कंपेटिटिव एज मिलेगा। इंडस्ट्री भी, हालांकि फॉर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्या सर सिर्फ ये 4 ही पॉइंट्स हैं? नहीं, 2 पॉइंट और है, एडिशनल 2 पॉइंट। पहला है चांस, जिसे बोलते हैं सडन चेंज, जैसे कि कोविड-19 आ गया एक्सेट्रा। ठीक है, दूसरा है गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ही तो इन सभी को बहुत अच्छे से आपसी में जोड़ के रख सकती है, चीजें प्रोवाइड करवा सकती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह प्रोवाइड करवाना, है ना। तो गवर्नमेंट, ये सारे फैक्टर्स या चीजें या पॉइंट्स इंपैक्ट करता है एक फर्म की कंपेटिटिव एज को, कंपेटिटिव एडवांटेज को। ठीक है, और इसे समझा सकता था लेकिन आपके सिर्फ इतना ही काफी है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे।
थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन। आई होप सो यू हैव एंजॉयड द सेशन। ये पीपीटी अगर आपको चाहिए तो ड्यू कॉमर्स के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, वहाँ पे प्राइवेट ग्रुप होगा सीयूटी पीजी का, उसे ज्वाइन करना, तो वहाँ पे आपको पीपीटी अवेलेबल हो जाएगी। प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आई होप सो यू आर स्टडिंग वेल। जहाँ पे चीज़ें नहीं समझ में आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताया करो, ताकि मैं आने वाली वीडियोज़ के अंदर उसे कंसिडरेशन के अंदर लूँ। ठीक है, जो पॉइंट समझ नहीं आया वो भी आप इस कमेंट सेक्शन के कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, जो कि होगा कल सेम टाइम 9 PM के अराउंड, जिसके अंदर हम ये करने वाले हैं इंडियाज फॉरेन ट्रेड, ट्रेडिंग पार्टनर्स, फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस वगैरह वगैरह। थोड़ी हेक्टिक है, थोड़ी है भाई पढ़ने लायक ये यूनिट। ठीक है, हैवी यूनिट है, पढ़ेंगे। चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, मिलते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।